Good morning, all of you. Today we are going to do our history chapter, that is revolt of 1857. अब तक हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर कब आए, क्या किया, कौन कौन हमारे गवर्नर थे, कैसे कैसे टैक्सेस हमारे पे लगाए. हमने ट्राइबल वाला चैप्टर पढ़ा. ट्राइबल वाले चैप्टर में हमने फॉरेस्ट लॉ के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमें उन्होंने बाहर निकाला, उनका लैंड ना होते हुए भी हमसे टैक्स लिया गया. ये सब कुछ हमने पढ़ा. हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, एंग्लो मराठा वार पढ़ा, सब कुछ पढ़ा. सब में इन्वॉल्वमेंट किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आ गई थी 1617 में. 1617 में हमारे यहाँ पर आ चुकी थी और लगभग 200 साल हमारे यहाँ पे राज्य किया. ये हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से अवेयर है कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया. जब ये सब कुछ हमारे साथ कर रहे थे तो क्या हम कभी फटते नहीं? क्या बम की तरह फटेंगे कि नहीं फटेंगे? कोई हमारे को रेगुलर हैरेसमेंट किया जाए, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी, तो एक दिन ऐसा आता है कि इंसान ब्लास्ट हो जाता है. उसी तरह से 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था जिसमें हम इंडियंस भी ब्रिटिशर्स के ऊपर ब्लास्ट हो गए थे, हावी हो गए थे. लेकिन हमारे पास सब तरह से पावर्स, आर्म्स, एमिनेशंस, इन सब की हमारे पास क्या थी? शॉर्टेज थी, कमी थी. इसलिए हमारा जो वो रिवोल्ट था वो क्या किया? दबा दिया गया. ऐसा नहीं कि हम गुस्सा नहीं हुए, हमने उनके लिए अगेंस्ट में हम उनके खड़े नहीं हुए, हमने रिवोल्ट स्टार्ट नहीं किया या हम रिबेल नहीं थे. हम बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट रिबेल हो चुके थे. लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेना. हमारी भी कोई मजबूरी थी कि हम उस रिवोल्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाए. हमारा रिवोल्ट दबा दिया गया और हम जहां खड़े थे फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, स्टार्टिंग में, हम फिर से वहीं आकर खड़े हो गए. तो इसी चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये रिवोल्ट था क्या, हुआ क्यों, कैसे हुआ, किस किस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. राइट? कूदे तो सभी थे इस आग के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक हम ही थे. अगर हम आगे और हमारी हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम 1857 रिवोल्ट इन राजस्थान भी पढ़ेंगे. वो हम हमारी राजस्थान स्टडी के अंदर पढ़ेंगे. टोटल उसी के अंदर हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हमारे रिवोल्ट ऑफ राजस्थान के बारे में ही है. चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. इस चैप्टर में देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स कवर्ड होने वाले हैं: कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, क्या रीजन थे, उसके पॉलिटिकल कॉजेज क्या हुए, उसके इकोनॉमिक कॉजेज क्या हुए, देन सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, देन मिलिट्री कॉजेज एंड इमीडिएट कॉजेज. ये हम सब इसके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. रिवोल्ट ऑफ 1857 आखिर था क्या, क्या हुआ था, किस दिन क्या हुआ था और ये हुआ क्यों था. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. आजादी के लिए हुआ था. ये भी ब्रिटिशर से हमें आजादी चाहिए थी. अब वो क्यों चाहिए थी, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या? इट स्टार्टेड ऑन May 10, 1857. ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है. दैट इट स्टार्टेड इन 10th of May 1857. ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन गया है. क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर्स बताती जा रही हूँ किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं. ये हमारा एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये हमारा फिलिप्स में भी आ सकता है. विद द म्यूटिनी ऑफ द सोल्जर्स. म्यूटिनी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? म्यूटिनी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. म्यूटिनी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन मेरठ कंटेनमेंट. कहां से स्टार्ट हुआ ये आग? कहां लगी? हमारी मेरठ के अंदर. द इवोल्यूशनरी सोल्जर्स मार्च टूवर्ड्स दिल्ली. आखिर हुआ क्या था? सोल्जर्स कहां जा रहे थे, कहां मार्च कर रहे थे वो लोग? दिल्ली में. On 11th May 1857, Delhi was a mute witness to a band of the sepoy who crossed over the river Yamuna
और एंटर द रेड फोर्ट। क्या हुआ था 11 मई 1857 को एक ग्रुप था, एक जो बटालियन थी वो यमुना रिवर को क्रॉस करके कहां एंटर कर रही थी? रेड फोर्ट के अंदर। दे अपील टू द आज मुगल एम्परर बहादुर शाह। उन्होंने किसको आवाज लगाई? किसके अगेंस्ट में खड़े थे वो लोग? मुगल शाह, मुगल एम्पायर के राजा कौन? बहादुर शाह जफर। एन एम्परर विदाउट एनी अथॉरिटी, बिना किसी अथॉरिटी के वो रेड फोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके थे। ये हमारी जो स्टोरी है फ्लैशबैक में चल रही है, ठीक है। अभी हम इसका स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, मतलब एंड पार्ट पढ़ रहे हैं एक तरह से इस चैप्टर का कि हुआ क्या था, फिर हम इसके अंदर की स्टोरी पढ़ेंगे। विदाउट एनी अथॉरिटी टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट, ही वाज प्रोक्लेम्ड दैट Shahshah in Hindustan, the sepoy captured the city of Delhi, killed many Englishmen and ransacked Delhi, killed many Englishmen and ransacked many public offices. अब क्या हुआ? जो सोल्जर्स थे वो यमुना रिवर को क्रॉस करके बहादुर शाह जफर की हम कहें कि बाउंड्री जो थी, रेड फोर्ट का जो किला था उसके अंदर वो एंट्री कर चुके थे। इसके लिए उन्होंने कोई बहादुर शाह जफर से किसी तरह की कोई अथॉरिटी, कोई परमिशन नहीं ली थी, बस वो रिवोल्ट में एक आग में कूद चुके थे। अभी इन्होंने बताया नहीं है कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों था, बस हमें ये पता पड़ा है कि ऐसा कोई रिवोल्ट हुआ था जिसके अंदर जो सिपाही थे वो मेरठ से दिल्ली की टूवर्ड मार्च कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इंडियन सोल्जर्स। यहाँ तक आ गया समझ में? ये हमारे बहादुर शाह जफर है। यहाँ कई बार आपको 8th क्लास में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है, राइट? Though the revolt was started by the Indian soldiers in the service of the East India Company, it soon spread to the different part of the country. Different section of the society like peasants, artisans, soldiers, educated Indians, and many Indian rulers joined hands to fight heroically against the foreign rule. अब इसमें क्या हुआ? जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट तो किया था सोल्जर्स ने। किसने स्टार्ट किया था? सोल्जर्स ने। लेकिन ये जो आग थी वो सोल्जर्स तक ही सीमित नहीं रही। कौन कौन और इस आग में कूद चुके थे? देखिए, पीजेंट्स जिनके पास लैंड थे और किन्हीं के पास लैंड नहीं थे, उसके बाद आर्टिशियंस, पोट्री मेकर्स हो गए, आपके हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हो गए, छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, जो होम से ही अपना बिजनेस रन करते हैं, सोल्जर्स और एजुकेटेड इंडियंस। इसमें और कौन इन्वॉल्व थे? एजुकेटेड इंडियंस। मैनी इंडियन रूलर्स, और उनके साथ और कौन थे? मैनी इंडियन रूलर्स हु जॉइन द फाइट heroically against the foreign rule. Hindus and the Muslims also came together. यही एक ऐसा रिवोल्ट था जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आ गए थे। Also came together to oppose the foreign domination. ये देखिए दिख रही है ये पिक्चर जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में हैं इस रिवोल्ट की तरफ। अब दिख रहा है? थोड़ा क्लियर हुआ? The event was also called the uprising. किसका अपराइजिंग हो रहा था? किसका अपराइजिंग हो रहा था? रिवोल्ट का। किसका अपराइजिंग हो रहा था? रिवोल्ट का। The revolt of 1857 or the Sepoy Mutiny. What is the other name of revolt of 1857? Sepoy Mutiny by the British. But Indian historians call it the first war of independence. हमारी आजादी के लिए हमने पहली बार लड़ाई कब लड़ी थी? 1857 में। अभी तक हमें नहीं पता कि हुई क्यों है, अभी तक हमें रीजन नहीं पता है। It was the first time that different section of the Indian society united and fought as a one nation to throw off the shackles of the foreign domination. The event was also called the uprising, the revolt of 1857 or the Sepoy Mutiny by the British, but the Indian historians call it the first world of independence because it was the first time that the different section of the Indian society united and fought as one nation to throw off the shackles of the foreign domination. इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोला गया था? क्योंकि यही एक वॉर था जिसके अंदर सभी सेक्शन, मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो छोटी क्लास का हो, चाहे वो बड़ी कास्ट का हो,
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी साथ में आ गए थे इस लड़ाई को करने के लिए। अब ये बात आती है कि आखिर हुआ क्या था भाई, कि हिंदू भी साथ में है और मुस्लिम भी साथ में है, और किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के। हमें अभी तक कॉज नहीं पता है। Ever since the British had set foot on the Indian soil, the nation was losing its wealth and independence. The aim of the British was to exploit the resources of our country. उनका मेन एम क्या था ब्रिटिशर्स का, कि ज्यादा से ज्यादा उनकी ये कोशिश रहे कि वो हमारे देश के रिसोर्सेज को किस तरह से खत्म कर दे, या तो उनको वेस्ट करे या उनको नष्ट कर दे, कैसा भी कुछ भी करे, लेकिन हमारे रिसोर्सेज हम इंडियंस के किसी तरह से काम नहीं आने चाहिए। किसी तरह से उनको एक्सप्लॉइट करने में ब्रिटिशर्स लगे हुए थे। भाई रिसोर्स अवेलेबल रहेगा तो हम इंडियंस क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और वो उनका मेन एम क्या था कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहे, हमारे पास कुछ भी ना रहे, हम बिल्कुल खत्म हो जाएं और अपना देश उनको सौंप दें। From 1757 onwards, they won almost every battle against the Indian rulers and kept on expanding the area under their control. 1757 onwards, हालांकि हमारे देश में ये 1617 में ही आ गए थे, लेकिन 1757 से इनकी हमेशा ये कोशिश रही थी कि कोई भी इंडियन रूलर कोई भी बैटल इनसे न जीत पाए। और हालांकि हम हारे भी हैं, बैटल ऑफ प्लासी हमारे, बैटल ऑफ बक्सर हमारे, एंग्लो मराठा वॉर्स में क्या हुआ था, 2 बार हैदर अली थे, 2 बार टीपू सुल्तान थे, हार गए थे। टीपू सुल्तान अपनी सेरिंगापट्टनम को बचाते बचाते वो भी हार गए थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई हुई, वो भी हार गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए वो भी हार गई थी। फिर रानी चिन्नम्मा के बारे में पढ़ा जो किटूर से थी, वो भी हार गई थी। इन्होंने जिस जिस इंडियन रूलर से फाइट करी, सभी इंडियन रूलर इनसे हार गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम कोशिश नहीं करी थी, हमने कोशिश तो करी थी, हर बार उठे, हालांकि हर बार दबाया गया है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आगे देखते हैं क्या हुआ। और हमने हार तो नहीं मानी, लेकिन इनकी टेरिटरी क्या हुई, इनका कब्जा हमारे देश में क्या हुआ, बढ़ता जा रहा था डे बाय डे। इनकी टेरिटरीज, इनका जो कंट्रोल था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हमारे देश में बढ़ता जा रहा था। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अभी भी ध्यान रखना, हमें कॉज नहीं पता कि लड़ाई हुई क्यों है। लड़ाई हो रही है, लेकिन क्यों हुई है वो हमें नहीं पता। हाँ पूछो। अभी आप कह रहे थे कि है ना, इंडियन सोल्जर्स बहादुर शाह के रेड फोर्ट के आगे सामने खड़े हो गए थे लड़ने के लिए। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो रूल कर रहे थे अपनी दिल्ली को, वो ब्रिटिशर्स की देखरेख में कर रहे थे। हमने पैरामाउंसी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पैरामाउंसी क्या थी? सुप्रीम लॉ। वो अपने आप को सुप्रीम डिक्लेयर कर चुके थे कि सारी ताकत हमारे हाथ में है, इंडियन रूलर के हाथ में एक भी अथॉरिटी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी थी, बाकी डिसीजन लेने की पावर क्या हम में थी क्या? बहादुर शाह जफर चाहते हुए भी हमारा साथ नहीं दे पा रहे थे। और जब उन्होंने हमारा साथ दिया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके हमारा साथ दिया था, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें रंगून जेल में डाल दिया गया था और उनके बेटे को और उनकी वाइफ को रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया। और ये फरमान जारी कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि अब बहादुर शाह जफर की आने वाली जनरेशन का रेड फोर्ट से कोई रिश्ता नहीं होगा, ना ही उसको कोई राजा बनाया जाए। आ रही बात समझ रहे बेटा? पैरामाउंसी हमने पढ़ी थी ना, क्या थी पैरामाउंसी? कि वी आर द सुप्रीम, सारी पावर हमारे हाथ में। तो बहादुर शाह जफर बैठा तो रेड फोर्ट पे था, लेकिन किसकी नजरों में थे? ब्रिटिशर्स की नजरों में। क्लियर हुई है बात? चले आगे। चले। They sent Indian wealth back home to the England. This angered the Indians. अब वो हमारे यहाँ पर कब्जा कर रखा था, हमारे यहाँ से अर्निंग कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कितने स्टर्लिंग और कितने पाउंड हमारे यहाँ से जो गवर्नर्स थे वो एज ए वेल्थ लेके गए हैं कि नहीं लेके गए? पढ़ा था हमने कि इतना अथाह पैसा हमारे यहाँ से कलेक्ट करके लेके गए हैं कि अगर 7 पुश्ते भी उनके बैठ के खाना खा ले तो भी उन्हें कमाने की जरूरत नहीं हो। अरे बात समझ में?
This angered the Indians. Finally, 100 years later, in 1857, a number of Indians revolted against the exploitation. अब ये बात बताई थी 1757 में कि हमारे पर कब्जा करते जा रहे थे, डे बाय डे किसी न किसी रूलर से, किसी न किसी एम्परर से उनकी लड़ाई होती जा रही थी। वो हमसे जीतते जा रहे थे, अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी सारी उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पैरामाउंसी, सब्सिडियरी अलायंस, ये सब कुछ हमारे पर इम्पोज कर ही दी थी। लैंड में टैक्सेशन करना, परमानेंट सेटलमेंट, फिर रॉयटवारी, महलवारी, 100 साल तक ये चलता रहा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आएगा हमारा कॉज कि आखिर ये रिवोल्ट हुआ क्यों था। चलिए, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट पे हम फर्स्ट पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज, देन इकोनॉमिक्स, सोशल एंड रिलीजियस, देन मिलिट्री एंड देन इमीडिएट कॉज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में। The revolt was the outcome of the widespread resentment that had been boiling against the British for a long time. ये रिवोल्ट करने की तो हम इंडियंस की काफ़ी टाइम से इच्छा थी, मन में बहुत सारे गुबार फूल रहे थे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ हो चुके थे कि हम उनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन हमें एक मौका नहीं मिल पा रहा था। तो अंदर ही अंदर हम क्या हो रहे थे, आग बबूला हुए बैठे थे कि कब हमें मौका मिले और कब हम उनके अगेंस्ट अपने हथियार उठाएं। वो दिन आया, कब आया? 10th of May 1857। The Indian Sepoy were dissatisfied with the treatment meted out to them। अब ब्रिटिशर्स की ट्रूप में, उनकी आर्मी सोल्जर में सबसे ज्यादा आपको पता है इंडियंस थे। उनकी जो सोल्जर्स थे, उनकी जो आर्म्स थे, आर्म्स क्या, उनकी जो आर्मी थी, उसके अंदर हम इंडियन सोल्जर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में थे और हमारे साथ मिसबिहेव होता था। हमको सैलरी भी एज कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स कम दिया जाता था, हमारा वेतन भी उस वक्त बहुत कम था। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम बहुत डिससेटिस्फाइड थे कि हमें किस तरह से ट्रीट किया जाता है। The Indian rulers बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब ऑफ कानपुर had personal scores to settle with the British. They led the revolt in their respective territories. इन लोगों ने जाके काफी बार पर्सनली ब्रिटिशर्स से जाके बात करी कि किसी तरह तो आप हमारी बात को मानिए, कोई तो हमें सहमति दिखाइए, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी बात को लेके हमें मना कर देते थे और हमसे लड़ाई करते थे, हमसे युद्ध करते थे और हमें परास्त कर देते थे। हमेशा यही होता हुआ है। आगे देखिए क्या हुआ। The common people of Delhi, Lucknow, Gwalior and other places had no nor ambition of power of money. They wanted an end of the foreign exploitation. अब जो कॉमन पीपल था दिल्ली, लखनऊ और ग्वालियर का, उनको किसी तरह की कोई पैसे की चाह नहीं थी कि हमें ब्रिटिशर्स से किसी तरह का कोई मुआवजा मिले या कोई कैश मिले, एज अ लोन कैश हमें मिले। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए था, हमें उनसे बस किसी तरह की आज़ादी चाहिए थी कि वो हमारे पर जिस तरह के टैक्सेस और पॉलिसीज इंपोज करते हैं उनसे हम किस तरह से फ्री हो पाए। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ द डलहौजी, पर्टिकुलरली और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्रिएटेड अ फियर एंड रिसेंटमेंट अमंग द इंडियन रूलर्स। They were not allowed to adopt heir on the throne. This policy ensured that those kingdoms where the kings did not have natural heir would be taken over by the British after the demise of the king. आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या था? अगर किसी पर्टिकुलर किंगडम में पर्टिकुलर किंग के उसका खुद का पुत्र नहीं है तो वो एडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर वो एडॉप्ट करता है तो उस एडॉप्टेड सन को उस राज्य का राजा नहीं बनाया जाएगा और उस राजा की डेथ के बाद वो सारा राज्य, वो किंगडम किसके हाथों में चला जाएगा? ब्रिटिशर्स की। क्लियर है ये बात डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? This would be taken over by the British after the demise of the king. It is believed that if the British would have not snapped the compensation,
that kings were paid earlier in return of a share in the government. The kings would not have. अब इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है. It is believed that if the British would have not snapped the compensation, अगर ब्रिटिशर्स उनको किसी तरह का कोई कंपनसेशन पे नहीं करते हैं किन्हें, किंग्स को, तो किंग इनको रिटर्न में जो रेवेन्यू पे किया करते थे वो नहीं देंगे. लेकिन ऐसा हो सकता था क्या? किंग्स को तो बाय हुक एंड बाय क्रुक क्या देना था? रेवेन्यू. क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन मकसद क्या था? रेवेन्यू. कि उनका ट्रेजर भरा रहे, रेवेन्यू आता रहे, राजा कलेक्ट करता रहे जमींदार के थ्रू और रेवेन्यू कलेक्ट होके जाता रहे. लेकिन कई बार किंग भी उनसे कंपनसेशन मांगते थे कि हमें भी तो थोड़ा सा दो. तो क्या वो कभी देते थे? नहीं. कंपनसेशन मतलब होता है कि हर जाना भुगतना. मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा व्हीकल इंजर्ड हो गया, तो मैं सामने वाले से ये कहूंगी कि या तो मैं तेरे अगेंस्ट, तुम्हारे अगेंस्ट केस कर देती हूँ, या मेरा जितना नुकसान हुआ है उसकी मेरी भरपाई कर दो आप. राइट, दैट इज कॉल्ड द कंपनसेशन. क्लियर है? चलिए. The British signed many treaties with the kings and the Nawabs, but violated them as per their convenience. अब कई बार जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे? ट्रीटी बनाते थे, एग्रीमेंट बनाते थे कि हाँ आपको ये टेरिटरी दी जाएगी. जैसे हमने नहीं पढ़ा था, उन्होंने इलाहाबाद भी ले लिया था, साराभाई भी ले लिया था. कंडीशन रख रहे थे ना, या तो हमें महीने का 5 लाख का भुगतान करो. मांगा था कि नहीं? कि भाई हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप बियर करोगे, और एक्सपेंसेस जो बियर करोगे उसका हमें खर्चा कितना दोगे? 5 लाख रुपए. अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपकी टेरिटरी हम कब्जे में ले लेंगे. किया था कि नहीं? पढ़ा था हमने ये बात. वही बात यहाँ पे थी कि या तो हमें कंपनसेट करो या हमें टेरिटरीज देते दो. ये लोग क्या करते थे? किसी से भी कोई भी ट्रीटी साइन तो करवा लिया करते थे टर्म्स एंड कंडीशंस पे, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट के बीच में चेंज हो जाती थी. कौन करता था? ब्रिटिशर्स. अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज कर दिया करते थे. उनको जहां लगता था कि भाई यहाँ हमारा नुकसान है, वहीं पे उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी. क्लियर हुई है? He could not. The Nawab Wazid Ali Shah was compelled to accept the permanent British army within the territory and to pay her subsidy for its maintenance. देखिए इन्होंने क्या बताया. जैसे नवाब वाजिद अली शाह थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ परमानेंट सेटलमेंट कर रखा था कि हमारी टेरिटरी के अंदर जितने भी सोल्जर्स होंगे वो आपके ही होंगे, और उनका खर्चा कौन बियर करेगा? नवाब वाजिद अली शाह. आ रहा है समझ में? राज्य किसका? वाजिद अली शाह का. राज्य किसका? वाजिद अली शाह का. सोल्जर्स किसके? सोल्जर्स किसके? ब्रिटिशर्स के. उनका एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? ब्रिटिशर्स. कौन एक्सपेंस बियर करेगा? ब्रिटिशर्स. तो क्या ये सही था? क्या ये सही था? गलत. He could not recruit any other European in his service without prior approval. आप उनके अप्रूवल के बिना किसी यूरोपियन से कोई सर्विस काम में नहीं ले सकते थे. मतलब अगर आप किसी यूरोपियन सोल्जर को कुछ काम सौंप रहे हैं तो विदाउट हुज परमिशन वो अलाउ नहीं था. चलिए क्लास, आज के लिए इतना ही. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. अभी तक का समझ आया? अभी हम पॉलिटिकल कॉजेस पढ़े. क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल कॉजेस. अभी तक हमें ये नहीं पता पड़ा है कि सोल्जर्स रेड फोर्ट क्यों गए थे. आई क्या ये बात कहीं पर? अभी नहीं आया है. अभी हमने क्या पढ़ा है? पॉलिटिकल कॉजेस. राइट? तो ओके देन, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय.